अब तो गरीब हमारा मुकाबला करेगा। भाइयों, इसने हमारे ग्राहकों को खींच लिया है, इसे यहाँ से भगाना होगा। वो सब लोग मिलकर मनीराम और उसकी बैलगाड़ी को वहाँ से जबरन हटवाने लगते हैं। मनीराम एक बार फिर से सर झुकाए उदास खड़ा था। ये क्या कर रहे हैं आप सब लोग? ये कहानी है बैलगाड़ी ढाबा। अरे छवि, ये लो, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लेकर आए हैं जी आप? बाबा, क्या लेकर आए हैं आप इस लिफाफे में? बेटा, तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी थी ना, और कब से खाली थाली लेकर खाने का इंतजार कर रहे थे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेने गया था। सच बाबा? बिल्कुल सच बेटा। अरे छवि, ये लो, ये लिफाफा पकड़ो, मैं थोड़ा खाना लेकर आया हूँ। जल्दी से मोनू और माँ को परोस दो, साथ में थोड़ा तुम भी कुछ खा लो। वो तो ठीक है जी, लेकिन आप ये खाना लाए कहाँ से? काम ढूंढने बाहर गया था, काम तो मिला नहीं। घर लौटते समय उदास था कि आज मेरे परिवार को बिना खाए ही सोना पड़ेगा। तभी बगल में देखा किसी ने माता रानी का भंडारा लगा रखा था। भंडारे में सभी आते जाते लोग खाना खा रहे थे और खाने की आखिरी 2 ही प्लेटें बची थी, तो मैं तुम लोगों के लिए ले आया। छवि जल्दी से वो भंडारे का खाना अपनी बूढ़ी सास और मोनू को परोस देती है। जानता हूँ छवि, बस 2 ही लोगों का खाना है, माँ को अच्छे से खिला दो। मोनू तो इतना खा भी नहीं पाएगा, उसके खाने में से जो बच जाएगा तुम खा लेना। अरे आप क्या खाएंगे? मेरा क्या है छवि, मुझे तो भूख ही नहीं है। रात को अगर भूख लग भी जाएगी तो पानी पी लूंगा, पानी से अपना पेट भर लूंगा, तुम चिंता ना करो। मोनू के बचे हुए खाने में से छवि और मनीराम मिलकर दोनों थोड़ा सा खा लेते हैं। बस जी, मेरा तो इतने में ही पेट भर गया। माता रानी का शुक्र है, वो कभी अपने भक्तों को भूखा नहीं सोने देती। बस इसी तरह से माता रानी हम पर मेहर बरसाए और आपको कोई अच्छा सा काम मिल जाए। कितनी समझदार हो तुम छवि, कभी मुझे महसूस ही नहीं होने देती कि तुम्हारा पेट खाली है या तुम्हें किसी चीज की कमी है। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर तुम मेरी इस खाली जिंदगी में ना होती तो मेरा क्या होता। वो सब छोड़िए और मुझे बताइए, आज आपने कोई काम देखा है या नहीं? कहाँ छवि, जहाँ जाता हूँ वहाँ से खाली हाथ लौट आता हूँ। कोई काम देने को तैयार ही नहीं है। सब कहते हैं कि तुम तो किसान हो, तुम्हें बाकी कामों का अनुभव ही नहीं है, तुम कोई काम नहीं कर पाओगे, और अपनी खेती बाड़ी से तो अब कोई भी उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं निकलेगा वहाँ से। लेकिन तुम चिंता ना करो छवि, मैं हार नहीं मानूंगा। मनीराम पेशे से किसान था। कहने को तो उसके पास बहुत सारी जमीन थी, लेकिन पानी की कमी की वजह से अब जमीन में से कुछ भी नहीं निकल रहा था, क्योंकि गांव में पानी की बहुत कमी हो गई थी। इसलिए वो अपने लिए कोई नया काम तलाश रहा था। फिर एक दिन की बात है, मनीराम फिर से अपने लिए काम ढूंढने जाता है और आज फिर से निराश होकर बिना काम के ही घर लौट आता है। वापस लौटते समय जब वो बाजार पहुंचा, वहां पर बहुत सारे ढाबे थे। ढाबों पर लगी भीड़ को देखकर मनीराम के दिल ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वो सीधा घर लौट आया और अपनी पत्नी छवि से बात करता है। छवि, काम तो मुझे आज भी कुछ नहीं मिला, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। आज मैं जब घर लौट रहा था तो आसपास के सभी ढाबों पर मैंने बहुत भीड़ देखी। छवि, खाने का काम बहुत चलता है और तुम तो पकवान भी बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया बनाती हो, तो जब तुम अपने हाथों से देसी और शुद्ध खाना बनाओगी तो लोगों की भीड़ लग जाएगी, क्योंकि घर का खाना सभी पसंद करते हैं। मैं क्या कह रहा था कि हम भी अपना एक ढाबा खोल लेते हैं। सोचा तो आपने बहुत अच्छा है जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ और मुझे अपने खाने पर भी पूरा भरोसा है। मैं तो बिना मसाले डाले ही खाने में 4 चांद लगा देती हूँ। स्वादिष्ट देसी और घर का खाना खाने के लिए लोगों की भीड़ लग जाएगी। आप आज ही जाकर कोई ढाबा किराए पर ले लीजिए। बेटा मनीराम, तुमने बहुत अच्छा सोचा है और मुझे उम्मीद है
तुम और बहू अपनी मेहनत से बहुत अच्छा काम करोगे। हाँ माँ, बस अब यही आखिरी उम्मीद बची है। ये काम चल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। फिर मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं रहेगी। माँ, तुम्हारी दवाइयाँ भी आ जाएंगी, मोनू का स्कूल ट्यूशन सब कुछ अच्छे से चलेगा, और छवि, जो आज तक तुम्हारी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई हैं, इस काम के चलने से वो भी पूरी हो जाएंगी। मनीराम जाकर ढाबे वालों से बात करता है, लेकिन उसे कोई किराए पर ढाबा देने के लिए तैयार नहीं होता। हर जगह से सिर्फ तिरस्कार ही मिलता है। तेरे जैसे को कौन दुकान किराए पे देगा भला? तेरी ढाबा चलाने की औकात है क्या? अरे तू कहाँ से किराया पूरा करेगा दुकान का? चल जा यहाँ से। आ जाते हैं मुंह उठाकर ना जाने कहाँ कहाँ से। मनीराम एक बार फिर से निराश होकर चुपचाप से सिर झुकाकर घर चला जाता है। उसके साथ साथ एक बार फिर से पूरा परिवार उदास था। छवि, न जाने उस ऊपर वाले ने हमारे बारे में क्या सोचा है। आप चिंता न करिए जी, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। पीछे खड़ा मोनू माँ बाप की सारी बातें सुन रहा था और चुपचाप घर से बाहर आकर खेत के किनारे पर बैठ जाता है। तभी सामने से उसे एक बूढ़ा बाबा अपनी बैलगाड़ी से सब्जी बेचते हुए दिखता है। बैल एकदम शांत चल रहा था, मानो बैल भी उसका काम में साथ दे रहा हो। मोनू ने ध्यान से देखा और फिर घर की ओर भागा। बाबा बाबा, अब आप उदास मत होइए, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। अगर हमें कोई ढाबा किराए पर नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, हमारे पास अपना नंदू बैल तो है ना। क्या मतलब बेटा, तुम क्या कहना चाहते हो? बाबा, मैं अभी अभी खेत के किनारे पर बैठा था और मैंने देखा सड़क पर एक बूढ़े बुजुर्ग बाबा एक बैलगाड़ी चला रहे थे और उस पर सब्जी बेच रहे थे। वो बैल भी बूढ़े बाबा का साथ दे रहा था। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास भी अपना नंदू बैल है। हम उसकी एक बैलगाड़ी बना देते हैं और बैलगाड़ी का हम एक ढाबा बना देते हैं, मतलब चलता फिरता रेस्टोरेंट, और उससे हमें काफ़ी फायदा होगा। जहाँ जहाँ लोगों की भीड़ लगी होगी वहाँ जाकर हम लोग अपनी बैलगाड़ी ढाबा पर लोगों को खाना खिलाएंगे। अरे बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया। अरे मेरा मोनू बेटा तो समझदार हो गया है रे। मनीराम ने अपने बैल नंदू से इस बारे में बात की। वो अपने मालिक के हर काम में साथ देता था। छवि रोज घर पर शुद्ध और स्वादिष्ट खाना तैयार करने लगी। इतना शुद्ध स्वादिष्ट बिना मसाले वाला घर का खाना खाने के लिए मनीराम की बैलगाड़ी ढाबे पर लोगों की भीड़ लगने लगी। देखते ही देखते मनीराम की कुछ ही दिनों में अंदर की बहुत कमाई होने लगी। माँ बाबा देखना, एक दिन हमारी बैलगाड़ी ढाबा दूर दूर तक मशहूर हो जाएगा। जो ग्राहक खाना खाने आसपास के बड़े ढाबों पर जाते थे, अब वो मनीराम के चलते फिरते ढाबे में आकर खाना खाने लगे। अरे वाह मनीराम भाई, इतना स्वादिष्ट खाना तो हमने कभी नहीं खाया। ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने घर का खाना खा रहे हैं। भाभी जी के खाने का यहाँ पर कोई भी बड़े से बड़ा ढाबा या रेस्टोरेंट मुकाबला नहीं कर सकता। मनीराम के ढाबे पर लगी ग्राहकों की भीड़ देखकर बड़े बड़े ढाबे वाले जलने लगे, क्योंकि मनीराम ने उनके सारे ग्राहकों को अपनी ओर खींच लिया था। इसी गांव में एक बूढ़ी गरीब काकी और उसका एक छोटा सा पोता रहता था, जिसे मनीराम सुबह शाम फ्री का खाना खिलाता था और बदले में काकी उसे ढेर सारा आशीर्वाद देती थी। खा लो काकी जी, भर के खाना खा लो और अपने पोते को भी खिलाओ। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही इस बुढ़ापे में काम करने की कोई जरूरत है। तुम्हें और तुम्हारे पोते को जब भी भूख लगे तुम बेझिझक मेरे ढाबे पर पेट भर के खाना खा लिया करो, और वो भी फ्री में। जीते रहे मेरे बच्चे, जीते रहे। इस गांव में एक तू ही है जो मुझे मुफ्त का खाना खिलाता है। नहीं तो इस बूढ़ी गरीब को भला कौन पूछता था। मैं तो कहती हूँ बेटा, तू खूब तरक्की करे, इस गांव में खूब नाम कमाए। हमेशा तेरे ढाबे पर ग्राहकों की लंबी लंबी कतार लगी रहे।
अब काकी के ढाबे वालों का काम पूरी तरह से बंद हो चुका था। ढाबे वाले मनीराम पर बहुत गुस्सा थे और वो सब इकट्ठा होकर उसके खिलाफ साजिश रचते हैं, उसे वहाँ से निकालने की। देख मनीराम, तूने यहाँ पर बीच सड़क में गैर कानूनी तरीके से अपनी बैलगाड़ी लगाई है। तू रास्ते पर कब्जा कर रहा है और तेरा बैल यहाँ गोबर करके गंदगी फैला रहा है। इस बैलगाड़ी को लेकर यहाँ से हट जा, नहीं तो बुरा फंसेगा। लेकिन भाई, मैंने तो गैर कानूनी तरीके से भी बैलगाड़ी नहीं लगाई है। गाड़ी साइड पर लगी है और मैं साफ सफाई का पूरा ध्यान रखता हूँ। अब तू गरीब हमारा मुकाबला करेगा? भाइयों, इसने हमारे ग्राहकों को खींच लिया है, इसे यहाँ से भगाना होगा। वो सब लोग मिलकर मनीराम और उसकी बैलगाड़ी को वहाँ से जबरन हटवाने लगते हैं। मनीराम एक बार फिर से सर झुकाए उदास खड़ा था। ये क्या कर रहे हैं आप सब लोग? छवि, जब गरीब अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाने लगता है तो इन जैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। तभी वो बूढ़ी काकी और उसका पोता बैलगाड़ी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मैं भी देखती हूँ कौन मनीराम की बैलगाड़ी को यहाँ से हटाता है। क्यों पड़े हो इतने भले इंसान के पीछे तुम लोग? क्या तुम लोगों को इसकी अच्छाई और मेहनत हजम नहीं हो रही? जो इतना शुद्ध बना रहा है उसे देखकर तुम लोगों को जलन हो रही है। किसी पर जलने से अच्छा है अपने काम में सुधार लाओ, तभी जाकर तरक्की तुम्हारे पास आएगी। तुम लोग अगर अपनी मेहनत और शुद्धता से काम करोगे तो ऊपर वाला भी तुम्हारा साथ देगा। तुम्हें बड़ा प्यार आ रहा है काकी इस मनीराम पर? हाँ, मुझे मनीराम से बहुत प्यार है। वो मेरे लिए मेरे बेटे से कम नहीं है। आज जहाँ अपनी सगी औलाद अपने माँ बाप को छोड़ देती है ना, वही मनीराम मेरा सगा बेटा तो नहीं है, फिर भी मुझे और मेरे पोते को सुबह शाम मुफ्त का खाना खिलाता है। और तुम लोगों ने कभी किसी को एक दाना मुफ्त का नहीं खिलाया होगा तुम लोगों ने। अगर आज मनीराम का काम इतना अच्छा चल रहा है तो वो सिर्फ और उसकी नेकी, उसकी अच्छाई, इंसानियत और शुद्धता के कारण चल रहा है, जो तुम लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। काकी के साथ कुछ और ग्राहक भी इकट्ठा हो जाते हैं और ढाबे वालों को वहां से भगा देते हैं। वो सब मनीराम के साथ खड़े थे। अब कोई मनीराम की बैलगाड़ी को वहां से नहीं हटा सकता था। ये सब देख मनीराम ने चैन की सांस ली और उसे इस बात की तसल्ली हुई कि उसने शुद्ध खाना खिलाने के साथ साथ लोगों के दिलों को भी जीता है, जिस वजह से आज लोग उसके साथ खड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मेरे सामने ढाल बनकर खड़े रहे, नहीं तो ये लोग मुझे यहाँ से भगा कर ही दम लेते। इसके बाद मनीराम ने अपने काम में और ज्यादा तरक्की की। उसने अपनी बैलगाड़ी को और ज्यादा सुंदर बनाया। अब पहले से भी ज्यादा उसके पास ग्राहक आने लगे। वो बहुत सारे गरीब लोगों को फ्री में खाना भी खिलाता था। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। प्यासी गाय और जादुई कुआं। जब मोहन छोटा था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। अपने बचपन में ही उसने सब काम संभालना सीख लिया था, जिस वजह से उसकी पढ़ाई और उसका स्कूल भी छूट गया था। मोहन गांव के कुछ बड़े लोगों के साथ अपनी गाय को चराने के लिए जंगल चला जाया करता था और जब समय मिलता तो मजदूरी करके 4 पैसे कमाकर अपने घर का खर्च निकालता था। बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं इतनी अभागी माँ हूँ कि अपने बच्चे को अच्छे से पाल भी ना सकी। मेरी वजह से तुम्हारा बचपन छिन गया। अगर मैं बीमार ना होती तो तुम्हें ये सब काम न करने पड़ते। तुम भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाते और पढ़ाई करते। मेरा दिल उस समय बहुत दुखता है जब तुम मजदूरी करने जाते हो और गांव के अनपढ़ और गंवार लोगों के साथ गाय चराने जाते हो। अरे माँ, तुम व्यर्थ में ही चिंता करती हो। हमारी गरीबी सारी उम्र थोड़ी रहने वाली है। एक दिन देखना, तुम्हारा बेटा बहुत नाम कमाएगा और इस गांव में सबसे ज्यादा अमीर आदमी कहलाएगा। जीते रहो मेरे बच्चे। मैं तो कहती हूँ हर माँ को तुम जैसा बेटा ही नसीब हो। मोहन की उम्र के सभी बच्चे स्कूल जाते थे और आते जाते मोहन को चिढ़ाया करते थे।
उसे गवार और गरीब कहते थे। लेकिन मोहन बहुत ही बहादुर बच्चा था। उस पर किसी की बातों का असर नहीं होता था। वो बस इसी उम्मीद में था कि एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा और अपनी माँ का नाम रोशन करेगा। धीरे धीरे करके दिन बीतते गए। मोहन अब जवान हो चुका था, लेकिन मोहन में एक कला बहुत अच्छी थी। वो जब भी अपनी गाय को चराने जाता तो बहुत अच्छी बांसुरी बजाया करता था, जिसे सुनकर सारे जंगली पशु पक्षी खुश हो जाया करते थे और उसकी बांसुरी सुनकर उसके करीब आकर बांसुरी की धुन पर नाचा करते। फिर एक दिन की बात है, मोहन अपनी गाय गंगा को घास चराने के लिए जंगल के दूसरे भाग में चला जाता है, जो गांव से बहुत दूर था। वहां पर गांव का कोई भी आदमी आज तक नहीं गया था, क्योंकि उस ओर सारे लोग खूंखार और जंगली जानवरों से डरते थे। तभी चढ़ते चढ़ते गंगा को बहुत प्यास लगने लगती है। क्या हुआ गंगा, तुमने मुझे बांसुरी बजाने से रोक क्यों दिया? कोई बात है क्या? अच्छा, तो तुम्हें प्यास लगी है। लेकिन गंगा, पानी तो हमें घर पर ही मिलेगा, क्योंकि इस जंगल में मुझे नहीं लगता कि कहीं भी पानी की एक बूंद भी होगी। चलो घर चलते हैं। मोहन और गंगा पानी पीने के लिए घर आ ही रहे थे कि तभी अचानक से मोहन की नजर पेड़ के पीछे कुएं पर पड़ती है। अरे ये क्या, इस जंगल में तो कुआं भी है। आज तक इसके बारे में किसी को पता क्यों नहीं चला? गंगा चलो, चल के देखते हैं कि इस कुएं में पानी है भी कि नहीं। मोहन और गंगा कुएं के पास जाते हैं और देखते हैं कि कुआं तो पानी से भरा हुआ है। अरे गंगा, कुआं तो पानी से भरा है और देखो तो कितना साफ सुथरा पानी लग रहा है। ऐसा लग रहा है पानी पीने में भी बहुत ही अच्छा होगा। तुम रुको गंगा, मैं कुएं से पानी निकालने जाता हूँ और तुम पानी पीते जाना। जब मोहन कुएं से गंगा के लिए पानी निकाल रहा होता है तो वो अपनी बांसुरी को कुएं के किनारे पर रख देता है। गंगा को मोहन पानी पिला ही रहा था कि तभी अचानक से गंगा से मोहन की बांसुरी को धक्का लग जाता है और बांसुरी कुएं के अंदर गिर जाती है। ये देखकर मोहन बहुत दुखी हो जाता है। ये क्या गंगा, तुमने ये क्या किया? मेरी बांसुरी को कुएं में गिरा दिया। एकमात्र साधन था मेरे मनोरंजन का और वो भी कुएं में चला गया। अब मैं क्या करूंगा अपनी बांसुरी के बिना? माफ करना मालिक, गलती से हो गया। मैंने जानबूझकर आपकी बांसुरी पानी में नहीं गिराई। मोहन और गंगा बांसुरी के लिए उदास होकर जैसे ही वहां से वापस लौट रहे थे कि तभी कुएं से कुएं की देवी एक सोने की बांसुरी लेकर बाहर निकलती हैं और मोहन को देती हैं। ये लो बेटा, तुम्हारी बांसुरी। प्रणाम देवी, आप कौन हैं? और ये मेरी बांसुरी नहीं है। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन बेईमान और लालची नहीं हूँ। मेरी बांसुरी सोने की नहीं है। मेरी बांसुरी तो एक साधारण बांसुरी थी। जानती हूँ बेटा, ये तुम्हारी बांसुरी नहीं है। मैं इस कुएं की देवी हूँ और ये कुआं कोई मामूली कुआं नहीं है। यह जादुई कुआं है। इस जंगल की ओर कभी भी किसी ने आने का साहस नहीं किया। इस जंगल में बस वही व्यक्ति आ सकता था जो ईमानदार और गुणवान हो, और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि तुम हो। मैं तुम्हें यह बांसुरी तुमसे प्रसन्न होकर दे रही हूँ और तुम इस कुएं में जो भी चीज डालोगे वह सोने की बन जाएगी। लेकिन यह वरदान सिर्फ तुम्हें ही मिला है, बाकी किसी को नहीं। और अगर तुम्हारे अलावा किसी और ने ऐसा करने का साहस किया तो ठीक उसके उल्टा हो जाएगा। चीज सोने की होने की बजाय पत्थर की हो जाएगी। ले लो बेटा, ये बांसुरी अब तुम्हारी ही है और तुम यहाँ कभी भी किसी भी समय आ सकते हो। धन्यवाद देवी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोहन वहाँ से बहुत खुशी के साथ घर आता है और घर आकर सारी बात अपनी माँ को बताता है। सच बेटा, क्या तू सच बोल रहा है? सच में तुझे जादुई कुआं मिला और कुएं की देवी ने तुम्हें वरदान दिया? माँ देखा, मैं बचपन से तुम्हें कहता रहा ना कि मैं इस गांव का सबसे अमीर और बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। माँ, लगता है वो दिन आ गया है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अगर इस बात की भनक किसी और को लग गई तो ना जाने क्या हो जाएगा। तुम तो जानते ही हो इस गांव का मुखिया कितना क्रूर इंसान है। वो किसी को आगे बढ़ता हुआ कभी देख नहीं सकता। अगर उसे पता चल गया कि तुम्हें सोने की बांसुरी और जादुई कुआं मिल गया है तो वो ना जाने क्या करेगा। तुम ऐसा करो बेटा, इस बांसुरी को कहीं छुपा दो और तुम्हें कोई जरूरत नहीं जादुई कुएं के पास जाने की। बेटा, तुम मेरा इकलौता सहारा हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? माँ, तुम खामोखा ऐसे ही घबराती हो। उस देवी ने मुझे ये वरदान खुद दिया है, क्योंकि मैं सबसे ईमानदार और गुणवान हूँ, और ये वरदान ऐसे ही किसी को भी नहीं मिल जाता। माँ, जरूर मुझ में कोई खूबी है, तभी मुझे ये वरदान मिला है, और हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं ये बांसुरी सुनार के पास बेचने जा रहा हूँ। तुम बस घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा।
मोहन वो बांसुरी सुनार के पास बेचकर आता है और उस बांसुरी के बदले उसे बहुत सारा धन मिलता है। फिर धीरे धीरे करके मोहन हर रोज कुएं के पास जाता और कोई एक चीज कुएं के अंदर डाल देता, जिसके बदले कुएं की देवी उसे सोने की चीज देती। लेकिन मोहन हमेशा अपनी जरूरत के मुताबिक ही उस कुएं से सोने की चीज लेता और उसे ज्यादा का जरा भी लालच नहीं था। मोहन अब धीरे धीरे सब गांव वालों की मदद भी कर रहा था, लेकिन सभी को मोहन पर शक हो रहा था कि ये मोहन अचानक से इतना अमीर कैसे हो गया, उसके पास इतना धन कहां से आ रहा है। साथ ही गांव में मोहन की उम्र के लड़के भी अब मोहन पर खूब जल रहे थे, क्योंकि वो पढ़ लिख कर भी मोहन के जैसा नहीं कर पा रहे थे। और जब मुखिया को इस बारे में पता चलता है तो उसके तन मन में आग लग जाती है और वो मोहन को धमकाने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। देख मोहन, सच सच बता, तेरे पास इतना धन कहाँ से आ रहा है? ना तो तेरे पास कोई नौकरी है और ना ही तेरे पुरखों की कोई जमीन जायदाद है कि जिस वजह से तू इतना धनवान हो जाए। देखिए मुखिया जी, मुझे एक देवी का वरदान मिला है, जिस वजह से मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और धनवान हो गया हूँ, बाकी कुछ नहीं है। लगता है ये मोहन ऐसे नहीं बताने वाला, इस पर हर समय नजरी रखो। फिर एक दिन की बात है, मोहन जादुई कुएं के पास जा रहा था। मुखिया का आदमी उसका पीछा कर रहा था। जब वो आदमी देखता है कि मोहन को कुएं की देवी कुएं से निकालकर सोने की चीज दे रही है, तो वो हैरान रह जाता है और सीधा ये बात आकर मुखिया को बताता है। अच्छा, तो ये बात है। मोहन तो बड़ा ही चालाक निकला, उसने जादुई कुएं की खोज भी कर ली और हमें इस बारे में पता ही नहीं है। ना जाने उस कुएं में और कितना सोना भरा है। अब मुझे जल्द से जल्द उस कुएं तक पहुंचना होगा। जल्दी से मुखिया कुएं के पास पहुंच जाता है। उधर मुखिया का वो आदमी इस बात को हवा की तरह पूरे गांव में फैला देता है। धीरे धीरे करके सारे गांव वाले कुएं के पास पहुंच जाते हैं। जब मोहन को इस बात की खबर लगती है कि सबको जादुई कुएं के बारे में पता चल गया है, तो मोहन बहुत चिंता में आ जाता है। बेटा, अब ना जाने क्या होगा। सब गांव वालों को और मुखिया को उस जादुई कुएं के बारे में पता चल गया। माँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये वरदान केवल मुझे ही मिला है, बाकी किसी को नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कि किसी के साथ गलत ना हो जाए। मुझे उस कुएं तक जल्द से जल्द पहुँचना होगा। सारे गांव वाले कुएं के पास पहुंचकर आपस में लड़ उठते हैं। सभी सोने के लालच में कुएं के अंदर जाने के लिए लड़ रहे थे। रुको तुम सब लोग, तुम में से कोई भी कुएं के अंदर नहीं जाएगा। इस गांव का मुखिया मैं हूँ, तो मैं ही इस कुएं का मालिक हूँ। सब दूर हो जाओ, ये कुआं मेरा है और इस कुएं के अंदर सोना लेने पहले मैं ही जाऊंगा। रुक जाइए मुखिया जी, आप कुएं के अंदर नहीं जा सकते। अच्छा चालाक मोहन, तू तो कहता था कि तुझे देवी का वरदान मिला है। तू अपनी कमाई से धन कमा रहा है। तूने सबसे छुपाया कि तुझे जादुई कुआं मिला है। देखिए मुखिया जी, आप सोने के लालच में कुएं के अंदर मत जाइए। वहां आपको सोना नहीं मिलेगा, बल्कि उसका उल्टा हो जाएगा। तुम मुझे कुएं में जाने से नहीं रोक सकते। मैं कुएं के अंदर जाऊंगा और वहां से ढेर सारा सोना लेकर आऊंगा और फिर मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। रुक जाइए मुखिया जी, रुक जाइए। मोहन के लाख बार रोकने पर भी मुखिया नहीं रुकता और सोने के लालच में कुएं में कूद जाता है। मुखिया को सोना तो नहीं मिला, बल्कि खुद मुखिया इंसान से पत्थर बन जाता है। ये सब देखकर सारे गांव वाले डर जाते हैं और घबरा कर पीछे हट जाते हैं। किसी और को भी जाना है कुएं के अंदर सोना लेने? इसी बात का मुझे डर था। कब से मैं मुखिया जी को रोक रहा था कि कुएं के अंदर मत जाओ। सोना तो दूर की बात है, तुम पत्थर बन जाओगे, उल्टा हो जाएगा। लेकिन मुखिया जी ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। यह वरदान केवल मुझे ही कुएं की देवी ने दिया था, बाकी किसी को भी नहीं। मोहन बेटा, मेरे पति पत्थर बन गए। तुम कुछ करो, मेरे पति को वापस ला कर दो। मैं उनके बिना नहीं जी सकती। काकी, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ कुएं के देवी के हाथ में ही है। अगर वो मुखिया जी को ठीक कर दें तो मुखिया जी ठीक हो सकते हैं, वरना उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं ठीक कर सकती। तभी कुएं की देवी प्रकट होती है। मोहन देवी को प्रणाम करता है और उनके आगे विनती करता है कि वो मुखिया की ये पहली और आखिरी गलती समझकर उसे माफ कर दे और मुखिया को वापस से पत्थर से इंसान बना दे। ठीक है मोहन, मैं मुखिया को वापस से पत्थर से इंसान बना देती हूँ, लेकिन ये पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद अगर कोई गलती दोहराएगा तो वो पत्थर से कभी भी इंसान नहीं बन पाएगा। मोहन, ये वरदान सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, बाकी किसी के लिए नहीं। कुएं की देवी मुखिया को वापस से पत्थर से इंसान बना देती है। मोहन, मोहन,
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे ठीक कर दिया। अब मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा, कभी नहीं। इस तरह से अब सारे गांव वाले मोहन की बात को समझकर उसका साथ देने लगे। मोहन हर रोज अपनी और गांव वालों की जरूरत के मुताबिक कोई एक चीज कुएं में डालकर वहां से बदले में सोने की चीज लेता और अपनी और गांव वालों की जरूरत को पूरी करता। मोहन बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ लड़का था। वो सबकी सहायता करता था। इस तरह से धीरे धीरे मोहन गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। बेटा, तू हमेशा कहा करता था कि एक दिन मैं बहुत बड़ा और अमीर आदमी बनूंगा। तेरी बात आज सच हुई। मुझे बहुत गर्व है बेटा तेरे ऊपर। माँ, अभी तो मुझे बहुत नाम रोशन करना है और गरीब लोगों की मदद करनी है, ताकि कोई रोटी के लिए ना तरसे और ना ही कोई भूख से मरे। जीता रहे मेरे बच्चे, जीता रहे। तुझे दुनिया की सारी खुशियां मिले। ये कहानी भीषण के 2 जुड़वा बैलों की है, जिनके नाम हीरा और मोती हैं। ये बैल अभी छोटे छोटे बछड़े हैं। थोड़े समय पहले इन बछड़ों की मां मर गई थी। तभी से भीषण इन दोनों बछड़ों को लाड प्यार से पाल रहा है। भीषण की पत्नी भीनावती ने हीरा और मोती को कभी पसंद नहीं किया। वहीं भीषण को दोनों के साथ अद्भुत प्रेम और स्नेह है। हीरा और मोती दोनों ही बहुत नटखट और शरारती बच्चे हैं। दोनों हमेशा शैतानी करते रहते हैं। उनकी इन्हीं शैतानियों को देखकर भीषण बहुत खुश होता है और आनंद लेता है। वहीं भीनावती बहुत गुस्सा करती है। हाय राम, हीरा और मोती, तुम दोनों करमजलों ने ये क्या कर दिया? मेरी सारी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। अरे भीनावती, क्यों इन दोनों नटखट बच्चों पर गुस्सा कर रही हो? क्या हुआ है? आओ देखो तुम्हारे नटखट बच्चों ने क्या किया है। मैंने चारे के ढेर लगा कर रखे थे और इन्होंने अपने सींगों पर उछाल उछाल कर सारे ढेर गिरा दिए हैं। अरे भीनावती, गुस्सा क्यों करती हो फालतू में? बच्चे हैं, ये शरारत नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और वैसे भी मुझे इनकी शरारतें और नटखटपन देखकर बहुत ही मजा आता है। देखो तो कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ खेलते हुए। दिल को सुकून मिलता है इन्हें देखकर। अच्छा, तुम्हें इतना ही अच्छा लग रहा है तो तुम ही चारे के ढेर दोबारा से वापस लगा देना। मैं नहीं करने वाली अब कुछ भी। भीषण उन दोनों को बहुत प्रेम करता था। वहीं हीरा और मोती में भी एक अद्भुत स्नेह था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। दोनों जुड़वा थे, जिस वजह से अगर चोट एक को लगती तो घाव दूसरे को होता, और अगर दर्द एक को होता तो उस दर्द का एहसास दूसरे भाई को होता। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत भाईचारे के साथ घुल-मिल कर रहते थे। फिर ऐसे ऐसे दिन बीतते गए। समय के साथ हीरा और मोती भी अब जवान हो चुके थे। दोनों कद काठी में बहुत ऊंचे, लंबे और खूबसूरत हो गए थे। दोनों अब काम में भी अपने मालिक के साथ हाथ बटाने लगे थे। मालिक, अब तो हम जवान हो गए हैं। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपके साथ खेतों में चलकर काम करें। बचपन से आपने हमारे लिए बहुत किया है। अब हमारी बारी है कि हम आपके लिए कुछ करें। हाँ मालिक, हीरा सही कह रहा है। अब हम भी आपके साथ खेतों में काम करेंगे। आपको खेत जोतने के लिए पड़ोस के गांव से बैल लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जवान हो चुके हैं, हम खुद खेतों को जोतेंगे। आज मुझे लगा कि सच में मेरे हीरा और मोती जवान हो गए हैं। देखा भीनावती, मैं ना कहता था कि हीरा और मोती बहुत समझदार है। देखो आज ये कितने समझदार हो गए हैं। मेरे साथ खेतों में काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। तुम और तुम्हारे बैल एक ही जैसे हैं। जानवरों के साथ रहते रहते तुम भी जानवर बन गए हो। हाँ। भीनावती, ना जाने तुम कब समझोगी पगली। भीषण के साथ अब हीरा और मोती पूरा पूरा दिन खेतों में काम करते, खेत जोतते, और इस काम से हीरा और मोती को बहुत सुख मिलता था कि वो अपने मालिक के लिए कुछ कर पा रहे हैं। साथ ही भीषण भी अपने दोनों बैलों से बहुत खुश था। मोती, मैं चाहता हूँ कि हल जिस ओर से भारी है उस ओर से आज मैं हल चलाऊंगा। नहीं हीरा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम जल्दी थक जाते हो क्योंकि बचपन में तुम्हारी एक टांग टूट गई थी। तुम हल्का हल्का भार उठाओ और हल्का भारी वाला भाग मैं उठाऊंगा। दोनों के स्नेह और प्यार की तो पूरे गांव में चर्चा होती ही थी, पर अब दोनों के काम की भी सारे गांव में चर्चा होने लगी थी। यही नहीं, अब दूर दूर तक हीरा और मोती की चर्चा हो रही थी कि जहां आम बैलों का जोड़ा दिन में 1 या 2 ही खेत जोत पाता है, वहीं हीरा और मोती एक दिन में 10-10 खेत जोत रहे हैं और अपने मालिक को इतना फायदा दे रहे हैं। ये सब देखकर भीनावती भी लालच में आ गई थी, लेकिन उसका ये लालच अपने घर के प्रति नहीं, बल्कि अपने मायके में अपने भाई के प्रति था। सुनिए जी,
आज मैं जीवन में पहली बार आपसे कुछ मांगने जा रही हूँ। देखती हूँ आप मुझे दे पाते हो या नहीं। अच्छा, मांग के तो देखो। अरे सब कुछ तुम्हारा ही तो है। भीनावती भीषण से कहती है कि हीरा और मोती की जरूरत यहाँ से ज्यादा उसके मायके में उसके भाई को है, क्योंकि उसके भाई के इतने सारे खेत हैं और उसके भाई के पास कोई भी बैलों का जोड़ा नहीं है, जिस वजह से हर साल उसके खेत बंजर रह जाते हैं और उसके भाई के परिवार का भरण पोषण बड़ी ही मुश्किल से होता है। भीनावती चाहती थी कि भीषण अब हीरा और मोती को उसके भाई को दे दे, लेकिन ये बात सुनकर भीषण के दिल को जैसे किसी ने तीर लगाकर जख्मी कर दिया। ये बात भीषण को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अपनी पत्नी से किए गए वादे के मुताबिक भीषण मजबूर था। हाँ, अब तो तुम इनकार करोगे ही ना, क्योंकि तुम्हें अपनी पत्नी से ज्यादा इन 2 बैलों से जो प्रेम है। ठीक है, मैं भी कह देती हूँ, अगर आज तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ। भीनावती, मुझे तो यही समझ नहीं आया आज तक कि तुम्हें हीरा और मोती के साथ क्या दिक्कत है। पत्नी के आगे मजबूर होकर भीषण को भीनावती की बात माननी ही पड़ती है। हीरा और मोती को अपने साले जगदीश को सौंपना पड़ता है। मोती, ये कौन है और हमें बांध के कहाँ ले जाने की तैयारी कर रहा है? लगता है कि हमारा नया मालिक है, लेकिन मालिक ने ऐसा क्यों किया? हमें क्यों बेच रहे हैं? क्या हमसे कोई गलती हो गई? हीरा, हम ये घर नहीं छोड़ना चाहते जहाँ हमारा बचपन बीता है। इतनी अच्छी अच्छी यादें हैं इस घर में हमारी। मेरा दिल बहुत दुखी हो रहा है। मैं इस घर को नहीं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन आखिर ऐसी क्या बात हुई जो मालिक हमें किसी और को बेच रहे हैं? मैं अपने हीरा और मोती को जाता हुआ नहीं देख सकता। भीनावती, तुम ही हीरा और मोती को विदा करो। भीनावती बड़ी ही खुशी के साथ हीरा और मोती को वहां से अपने भाई के साथ भेज देती है और सोचती है कि बड़ी मुश्किल से दोनों बैलों से इतने लंबे समय के बाद छुटकारा मिला। शुक्र है भगवान का, इन दोनों बैलों से छुटकारा मिला। ये तो एक तीर से 2 निशाने हो गए। मेरे भाई के खेतों का काम भी हो गया और मुझे भी इन करमचलों से छुटकारा मिल गया। बड़े ही अड़ियल किस्म के बैल हैं। घर जाने में इतनी देर हो रही है और ये दोनों जैसे किसी राजा महाराजा का रथ बड़े ही आराम से लेकर चल रहे हैं। भीषण का साला उन्हें जल्दी चलने के लिए लाठी से खूब मारता है। जब लाठी एक पर पड़ रही थी तो दूसरे को अपने आप चोट लग रही थी और घाव हो रहे थे। दोनों चलने में अड़ गए, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी किसी से मार नहीं खाई थी। जिंदगी में पहली बार उन्हें किसी ने इतना मारा था। जैसे तैसे दोनों को लेकर भीषण का साला घर पहुंचता है और एक छोटी सी गौशाला में बांधकर सूखी और थोड़ी सी घास दे देता है। मर गया। जिंदगी में पहली बार किसी ने इतनी मार खाई है। मोती, दिखाओ तो तुम्हारे घाव कैसे हैं? नहीं हीरा, मैं ठीक हूँ। मुझे तो तुम्हारे घाव ज्यादा लग रहे हैं भाई। दोनों भाइयों को उस छोटी सी गौशाला में घुटन हो रही थी और दोनों घास भी नहीं खा रहे थे। ये लो, तुम दोनों के लिए मैं बची हुई सूखी रोटी लेकर आई हूँ। घर में इतना ही बचा था, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम दोनों भूखे होगे तो मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर आ गई। जल्दी जल्दी खा लो, नहीं तो मेरा बेटा आ जाएगा और मुझ पर बहुत गुस्सा करेगा। हीरा, यह आदमी जो हमें इतना मार मार के यहाँ लाया है, ये तो अपने घर में भी बहुत क्रूर है। समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ कैसे रहेंगे। हीरा, ऐसा करते हैं, हम यहाँ से भाग चलते हैं। हाँ मोती, मुझे मालिक की और घर की बहुत याद आ रही है। तुम सही कहते हो, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। चलो खूंटा तोड़कर भाग जाते हैं। हीरा और मोती खूंटे से रस्सी तोड़कर रात में भागकर अपने घर आ जाते हैं। सुबह जब भीषण हीरा और मोती को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। देखो भीनावती, हीरा और मोती लौट आए हैं। अरे ये दोनों मेरे वफादार बैल हैं। ये मेरे बिना नहीं रह सकते, ना ही मैं इनके बिना रह सकता हूँ। तुम इस बात को क्यों नहीं समझती हो? तुम क्या चाहते हो? मेरे भाई के खेत बंजर रहें? हमारा तो गुजारा जैसे तैसे फिर भी चल पड़ता है। हम खाने वाले सिर्फ 2 जने हैं। मेरे भाई को देखो, कितना बड़ा परिवार है। वो सारे भूखे मर रहे हैं। जमीन पूरी बंजर पड़ी हुई है। मैं कह देती हूँ, इन बैलों को वापस मेरे भाई के साथ भेजो। मैं अभी अपने भाई को बुला रही हूँ। पत्नी के आगे मजबूर भीषण हीरा और मोती को फिर से जगदीश के साथ भेज देता है। लेकिन इस बार हीरा और मोती ने सोच लिया था कि वो अब भागेंगे तो अपने मालिक के पास वापस लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वो लौट कर आए तो दोबारा फिर से उनके मालिक उन्हें इस क्रूर इंसान के साथ भेज देंगे।
इसलिए दोनों ने सोच लिया था कि वो भागकर कहीं दूर चले जाएंगे। हीरा, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे इस क्रूर इंसान के साथ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरा मन कर रहा है इसे अपने सींगों से उठाकर पटक के नीचे जमीन पर गिराकर मार डालूं। नहीं मोती, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये है तो हमारे मालिक का साला, और इसे मारकर हम इंसानों जैसा गलत नहीं कर सकते। हमें इससे छुटकारा पाने के लिए कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। जगदीश हीरा और मोती को जैसे तैसे लेकर घर पहुंचा। इस बार उन्हें एक मजबूत मोटी रस्सी के साथ बांध देता है, जिससे कि हीरा और मोती भाग न सके। भाई देख तो, कितनी मजबूत रस्सी से बांधा है हमें। अब हम यहाँ से कैसे भागेंगे? इतनी मजबूत रस्सी को हम नहीं तोड़ पाएंगे। हाँ हीरा, तू सही कह रहा है। अब तो भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। तभी रात में छुपते छुपाते जगदीश की माँ हीरा और मोती के पास रोटी लेकर आती है और उन्हें पुचकारती हुई कहती है, खा लो मेरे बच्चों, जल्दी से रोटी खा लो। मैं जानती हूँ मेरा बेटा तुम पर बहुत अत्याचार कर रहा है। तुम यहाँ से भाग गए थे ना, तो इसलिए उसने तुम्हें मोटी रस्सी से बांध दिया है ताकि तुम दोबारा भाग न सको। अब वो तुम्हें नकेल डालने की बात कर रहा है। तुम भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ। लेकिन माताजी, आप मुसीबत में पड़ जाएंगी। आपका बेटा समझ जाएगा कि आपने ही हमें खोलकर यहाँ से भगा दिया है। हम आपको मुसीबत में डालकर यहाँ से भागना नहीं चाहते। हाँ माताजी, हमारे जाने के बाद आपका बेटा आपके साथ ना जाने क्या करेगा। तुम मेरी चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस भाग जाओ यहाँ से। हीरा और मोती दोनों वहाँ से बहुत दूर भाग जाते हैं। जब इस बात की खबर भीषण को लगती है कि हीरा और मोती वहाँ से फिर से भाग गए हैं और वो लौटकर घर नहीं आए हैं, तो भीषण हीरा और मोती के लिए बहुत परेशान होता है। उनके वापस ना लौटने पर वो बहुत बीमार पड़ जाता है। मेरे हीरा और मोती वहां से फिर से भाग गए और इस बार लौटकर मेरे पास भी नहीं आए, क्योंकि उन्हें अब मेरे ऊपर यकीन नहीं रहा है। और यकीन हो भी कैसे? मैंने उनका यकीन जो तोड़ दिया, ना जाने उनके साथ क्या क्या हुआ होगा जो बार बार भाग रहे हैं। ना जाने कहाँ होंगे मेरे हीरा और मोती भूखे प्यासे। पति को हीरा और मोती के लिए उदास और बीमार देखकर भीनावती अब समझ गई थी कि उसने हीरा, मोती और अपने पति को अलग करके बहुत गलत किया है। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आप तीनों के प्रेम को कभी समझ ही नहीं पाई। ये जानवर होकर इतने समझदार थे और मैं इंसान होकर इतनी बददिमाग। मेरे भाई ने ना जाने उनके साथ क्या क्या किया होगा जो वो वहां से फिर से भाग गए। मैं चाहती हूँ कि आप हीरा और मोती को ढूंढ कर ले आए। भीषण और उसकी पत्नी भीनावती ने हीरा और मोती को बहुत तलाशने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों कहीं भी नहीं मिले। तभी गांव के एक आदमी से भीषण को खबर मिलती है कि दूसरे गांव में 2 बैलों को खेतों में फसल की चोरी करते हुए पकड़ा गया है। भीषण और भीनावती बिना कुछ सोचे समझे उस खेत के मालिक के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो हीरा और मोती ही होंगे जो भूखे प्यासे इधर उधर भटक रहे होंगे और भूख के मारे किसी के खेत में घुसकर खेत की फसल खा रहे होंगे। पहले जो मेरे खेत की फसल तुम्हारे बैलों ने खराब की है उसकी भरपाई करो, फिर अपने इन 2 बैलों को वापस ले जाओ। भीषण खेत के मालिक की फसल की पूरी भरपाई करता है और फिर अपने हीरा और मोती से मिलता है और उन्हें मिलकर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन हीरा और मोती अब अपने मालिक से पहले जैसे नहीं मिल रहे थे। वो अपने मालिक से मिलने में भी कतरा रहे थे। मेरे हीरा और मोती, क्या हो गया? तुम ऐसे अनजानों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो मेरे साथ? अरे मैं तुम्हारा वही मालिक हूँ, भीषण, जिसने तुम्हें बचपन से पाला है। नहीं मालिक, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप हमें फिर से घर ले जाकर उसी आदमी को सौंप दोगे जो हमें भूखा रखता है, इतनी छोटी सी गौशाला में बांधता है और ऊपर से मारता है। हमारा यकीन आपने तोड़ दिया है। हाँ मालिक, अब हमें आपके पास आते हुए भी डर लग रहा है। नहीं मेरे बच्चों, मुझसे डरो मत। जो गलती मैंने की है तुम्हें किसी और को सौंप कर, वो दोबारा अब कभी नहीं होगी। तुम दोनों मेरे पास ही रहोगे, मेरे घर में पहले की तरह। मैं तुम्हें अब कहीं जाने नहीं दूंगा। हाँ हीरा और मोती, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें बचपन से लेकर कभी भी पसंद नहीं किया, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई है कि तुम सबका प्यार सही था और मैं गलत थी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। अब मैं तुम्हें वापस घर ले जाने के लिए आई हूँ। चलो, अपने घर चलो।
हीरा और मोती अपने मालिक और मालकिन के मुंह से ये सब सुनकर बहुत खुश हो गए थे और खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। भीषण अब अपने दोनों बैलों को पाकर बहुत खुश था। साथ में भीनावती भी हीरा और मोती की अपने पति के साथ मिलकर खूब सेवा करती है।